वन रैंक वन पेंशन को लेकर प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिकों से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में की मुलाकात। राहुल गांधी ने कहा, वन रैंक वन पेंशन को लेकर नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन पर छिड़ा राजनीतिक घमासान जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि रामकिशन के परिवार को पुलिस से पिटवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन को लेकर राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इस मुलाकात में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी सहित तमाम कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नहीं किया है। इनकी और भी डिमांड्स हैं। 7th पे कमीशन की डिमांड है, डिसेबिलिटी की डिमांड है। वहीं इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर पिछले 3 दिनों में राहुल गांधी 3 बार हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब राहुल गांधी का कहना है इस मसले को लेकर संसद में सरकार से लड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर जजों के फोन टैपिंग को लेकर दिए गए बयान पर जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए अपनी चिट्ठी में लिखा है, आपने हाईकोर्ट के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में जजों के फोन टैपिंग का आरोप लगाया था और इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि आपने कुछ जजों को फोन टैपिंग की बात करते हुए सुना भी है। आप जानते हैं कि फोन टैपिंग एक गंभीर मामला है और ये बगैर सरकार और कानून की अनुमति के बिना संभव नहीं है, इसलिए आपका आरोप बहुत गंभीर है। लिहाजा अगर आप इस बारे में हमें जानकारी मुहैया कराते हैं तो हमें जांच और उचित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में कहा था कि सरकार जजों के फोन टैप करा रही है, जो लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खारिज कर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रथ यात्रा के जरिए सीएम अखिलेश यादव ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अब बारी शिवपाल सिंह यादव की है और मौका है कल होने वाला रजत जयंती समारोह। कल होने वाली पार्टी की स्थापना समारोह को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने युवा संगठनों की बैठक बुलाई थी। बैठक सुबह 11 बजे से होनी थी। खुद शिवपाल सिंह यादव पार्टी कार्यालय सुबह 10:15 बजे ही पहुंच गए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं आए। 11 बजे तक कार्यकर्ताओं की संख्या 100 के ऊपर नहीं पहुंच पाई। लिहाजा शिवपाल सिंह यादव बिना बैठक लिए ही पार्टी कार्यालय से निकल गए और सीधे मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पहुंच गए। थोड़ी देर बाद मुलायम सिंह खुद शिवपाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस बीच कुछ युवा कार्यकर्ता कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन यहाँ ना तो वो भीड़ दिखाई दी और ना ही वो जोश जो कल सड़कों पर दिखाई दी थी। कल सीएम के रथ यात्रा में जहां एक तरफ युवाओं का जनसैलाब था, तो वहीं आज पार्टी कार्यालय में होने वाली युवाओं की बैठक से ही युवा नदारद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। समाजवादी पार्टी की रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समाजवादियों के 25 साल के इस जलसे के लिए खास तौर से ये पंडाल जर्मनी से मंगाया गया है। 100 गुना 600 स्क्वायर फीट के इस पंडाल पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये जलसा भले ही समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन इसे शिवपाल यादव के पावर शो के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना पावर शो कल विकास यात्रा में दिखाया है, जिसमें समाजवादी पार्टी की नौजवान पीढ़ी दिखाई दे रही थी। शिवपाल यादव ने देश भर के नेताओं को जुटाने का फैसला किया है। इन चुनावों के बाद क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद भी शिवपाल यादव की ताकत बनी रहेगी। ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक और सवाल है कि इस समारोह में क्या वो सब लोग शामिल होंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में अपना खून पसीना बहाया, जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं। क्या मोहम्मद आजम खान इस कार्यक्रम में आएंगे? क्या अमर सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके नाम गिनाना मुश्किल है, लेकिन उनकी मौजूदगी शायद यहाँ नहीं दिखाई दे। नेताजी मुलायम सिंह वैसे पार्टी को भी अंतिम रूप और शक्ल देने वाले लोग हैं, लेकिन इस पार्टी की अगली शक्ल क्या होगी ये अखिलेश यादव तय करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन के मामले में कई बार समन किए जाने के बाद से विजय माल्या कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद से कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अदालत ने कहा कि विजय माल्या देश के कानून की इज्जत नहीं करते और न ही उनका इरादा भारत लौटने का है। माल्या पर आरोप है कि लंदन की एक कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन के मामले में उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया था। ये ट्रांजैक्शन साल 1995 में हुआ था। इस मामले की जांच कर रही ईडी ने माल्या को 4 बार समन भेजा था, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। अदालत में विजय माल्या के वकील ने कहा कि विजय माल्या भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट जब्त हो चुका है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह महज एक बहाना है, विजय माल्या भारत लौटना ही नहीं चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मुंबई में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बड़ा फैसला, हत्या के एक 17 साल के आरोपी को नहीं मिलेगा नाबालिग होने का फायदा। मुंबई में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने के आरोप में पकड़े गए 17 साल के लड़के पर एक बालिग आरोपी की तरह ही मुकदमा चलेगा। ये फैसला सुनाया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने। मामला इसी साल अगस्त का है, जब 17 साल के इस आरोपी ने मुंबई के खार इलाके में अपने बड़े भाई के साथ मिलकर मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल विलास शिंदे की पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से जख्मी शिंदे ने 8 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ये गुजारिश की थी कि इस आरोपी को नाबालिग होने की रियायत ना मिले और उस पर एक एडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जाए। हत्या जैसे संगीन जुर्म के आरोप में किसी नाबालिग पर एक बालिग की तरह मुकदमा चलाए जाने का ये देश का तीसरा, जबकि मुंबई में पहला मामला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। भोपाल जेल से सिमी के 8 आतंकवादियों के फरार होने के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। जेल की सुरक्षा के लिए तैनात 80 सुरक्षाकर्मी जेल से बाहर ड्यूटी दे रहे थे। 30 अक्टूबर के दिन जेल की सुरक्षा में लगे 160 जेल प्रहरियों में से 80 सुरक्षाकर्मी जेल के बाहर थे। सभी सिपाही, मुख्यमंत्री, जेल मंत्री, पूर्व जेल मंत्री और मुख्य सचिव समेत तमाम रसूखदार लोगों के यहाँ तैनात थे। जेल से बाहर तैनात 80 प्रहरियों में से 20 जेल मुख्यालय, 10 प्रमुख सचिव जेल, 4 जेल मंत्री, 4 पूर्व जेल मंत्री और 4 की तैनाती जेल अधीक्षक के घर थी, जबकि इन्हें जेल में ड्यूटी करनी चाहिए थी। विपक्ष ने इस घटना के लिए मध्य प्रदेश सरकार और जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। और भी इस घटना से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक होंगे जो सरकार के झूठ और फरेब को उजागर करेंगे। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यह घटना एक प्रायोजित है। दिवाली की रात सिम्मी के 8 आतंकी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। सभी आतंकी उसी दिन भोपाल के बाहरी इलाके में हुए एनकाउंटर में मारे गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन। असम पब्लिक सर्विस कमीशन में हो रहे तमाम घोटालों की जांच की मांग करते हुए आज छात्र मुक्ति संग्राम समिति ने गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की एक मांग ये भी है कि जल्द से जल्द एपीएससी के अध्यक्ष राकेश पाल को बर्खास्त किया जाए। असम में फिर से असम पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ विरोध शुरू हो रहा है। आज गुवाहाटी के एपीएससी बिल्डिंग के सामने छात्र मुक्ति संग्राम समिति ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से एपीएससी अध्यक्ष राकेश पाल को बर्खास्त करने की मांग की। छात्र मुक्ति संग्राम समिति की यह भी मांग है कि एपीएससी घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी हो। उनका कहना है कि यदि सीबीआई जांच हो तो यहाँ भी मध्य प्रदेश के व्यापम जैसे ही घोटाले सामने आएंगे। एपीएससी के खिलाफ जांच की मांग करीब 2 साल पहले से ही चलती आ रही है, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार और नए बीजेपी सरकार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो एपीएससी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी देना चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर है ये इसका जो एपीएससी का जो अध्यक्ष है वो राकेश कुमार पाल, उसको मतलब हटा देना चाहिए। 3 नंबर का एजेंडा है हम लोगों का। इसका जो मेंबर है सामेदुर रहमान, उसका पीएसओ गिरफ्तार हुआ है, आपको लोगों को पता है। और सामेदुर रहमान और राकेश पाल को गिरफ्तार करना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में एपीएससी घोटाले के साथ जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद एपीएससी के खिलाफ विरोध जोरदार हो उठा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध भगत, न्यूज़ नेशन, गुवाहाटी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली के करीब के प्रदेशों के साथ की अहम बैठक, कहा जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली के आसपास के प्रदेशों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण सचिवों के साथ आज अहम बैठक की। प्रदूषण को कम करने के लिए कई रणनीति पर विचार किया गया। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। प्रदूषण कंट्रोल पॉइंट्स पर रेगुलर रिव्यू किया जाए, धूल वाली जगहों पर पानी छिड़कने का काम रेगुलर तरीके से हो, जो ईंट भट्टे प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए, टैक्स के तौर पर लिए जा रहे सेस का सही तरीके से इस्तेमाल हो, जेनसेट के लिए बनाई गई गाइडलाइन का रेगुलर रिव्यू किया जाए,
पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों के साथ अहम बैठक की जाए ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट की माने तो पिछले 17 साल का रिकॉर्ड प्रदूषण के मामले में दिल्ली ने तोड़ा है, जो काफी खतरनाक माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रा घोष के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर तोयबा के मिलिटेंट को अरेस्ट किया। कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेज को सोपोर के तुजर इलाके में मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में कॉर्डन डाला। मिलिटेंट को सरेंडर करने का ऑप्शन दिया गया और उसने अपने हथियारों समेत सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने सरेंडर किया। इसका नाम उमर खालिक है और ये लश्कर के साथ ताल्लुक रखता था। इस मिलिटेंट के पास से एक AK-47 राइफल और कई ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। 4 दिनों के इस पर्व के लिए बाजार भी पूरी तरह से तैयार है। छठ पर्व के लिए बाजार पूरी तरह से तैयार है। फलों की बिक्री, सूप, दौरा, चूल्हा, हर कुछ की बिक्री इस समय तेजी से रहती है। खास करके इस पर्व में सबसे ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, सो इसके लिए हर एक व्यक्ति की तैयारी भी अपने तरीके से होती है। सरकार ने भी इसके लिए खास तैयारी की होती है, चाहे वो घाटों के निर्माण का काम हो या फिर लोगों को पर्व करने में सहूलियत की बात हो। इन तमाम तैयारियों के साथ अगले 4 दिनों तक छठ पर्व की धूम हर ओर रहेगी। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पर्व को करते हैं और इसके लिए सरकार भी विशेष तैयारी करते रहती है। फिलहाल नहाय खाए से शुरू हुआ ये पर्व उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ खत्म होगा। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।